नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दयानंद जी से। दयानंद जी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के झारखंड के मंत्री हैं और अखिल भारतीय तहरीक महासभा के झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो और बहुत युवा हैं, सक्रिय हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो एक जोश, एक जुनून के साथ काम करने वालों में से है। तो आइए ऐसे दयानंद जी से बात करते हैं। हम बातचीत में जानते हैं कि वो क्या क्या करते हैं और किस तरह उनकी कार्यशैली क्या है और विजन क्या है, दृष्टि क्या है। तो दयानंद जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि युवा है, आपने अपना जो कार्य क्षेत्र जो है सबसे पहले आपने व्यवसाय को चुना। तो व्यवसाय के साथ साथ राजनीति में आना जो है उसका उद्देश्य क्या है? व्यवसाय तो हर मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए, अपने सांसारिक जीवन चलाने के लिए सभी को कुछ न कुछ करना पड़ता है। नौकरी पेशा वाले लोग नौकरी पेशा करते हैं, किसान अपना खेती बाड़ी करके। तो हमारा भी जब मैंने कॉलेज छोड़ा 86 दिसंबर एन कॉलेज पटना में, उसके बाद हमारे घर में माताजी का बहुत इच्छा था कि एक बेटा कॉन्ट्रैक्टर बने। अच्छा। क्योंकि हमारे मामा जी भी ब्रह्मदेव प्रसाद नाम है बोकारो में, अभी वो हैं अपने समय के लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर थे बिहार झारखंड में, उसमें बिहार एक ही था। तो माता जी का भी था, बड़े मामा जी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, फूफा जी हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, यहीं उनका रोड सर्किल से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होकर रिटायर किए, माधवलाल साहब उनका नाम था। मामा जी हमारे एन साहब लक्ष्मीनारायण साहब गवर्नमेंट। तो माता जी का था कि बेटा है वो कॉन्ट्रैक्टर। उस समय कॉन्ट्रैक्टर होना 86 की बात है, 86 का बात है। खास करके हम लोग जिस समाज से बिलोंग्स करते थे उसमें काफ़ी बड़ी बात है। तो आमतौर पे जो माता पिता होते हैं उनकी पहली पसंद होती है कि अगर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और बिहार में एक और भी है कि IAS बने, IAS IPS बने। फिर मतलब क्या करना आपकी माता जी? उस समय उनके मन में क्या था पता नहीं। मामा जी हमारे बताए कि हमारे मामा जी उसमें बिहार के लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। तो उनके डेवलपमेंट को देख के उनके मन में आया होगा, करना आया होगा कि मेरा भी बेटा करे। तो इन कॉलेज पटना से मैं इंटर का एग्जाम दिया। फर्स्ट बैच लगता है इंटर में, जब इंटर काउंसिल बना फर्स्ट बैच थे। उसके बाद हम एन कॉलेज से निकलने, दिसंबर में निकलने के बाद NTPC कहलगांव से हमारा जॉब शुरू। वो पहला घास छीलने का काम आवंटित हुआ था। वो प्लांट एरिया में जहाँ भी नए मिट्टी फिलिंग्स हो रहे थे या जहाँ से मिट्टी को काट के लाया जा रहा था, वो दोनों जगह पहले 1 इंच मिट्टी के साथ स्ट्रिप, घास स्ट्रिप करके उसको प्लांट एरिया से बाहर मिला था। ये HSCL को मिला था, बहुत बड़ा काम होगा, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर NTPC का गाँव सुपर थर्मल पावर करने का। तो उसमें हमको मट्टी छीलने का काम मिला था, घास छीलने का। वो काम मैंने किया, वहाँ शुरू किया। और आज कि हमें खुशी होता है कि जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा मुझे जो काम मिला वो मैंने काफ़ी सुचारू ढंग से सारे काम को पूरा किया। आज कहीं भी मेरे द्वारा किए गए मैंने कम से कम 200-300 काम किया है, लिस्टिंग है पूरे बिहार घूम के। गोपालगंज में भी मैंने लालू जी का जहाँ पर पहले से वो रोड बनाया, मैंने 100 रोड आज से 20 साल पहले
आपका बक्सर में मैंने काम किया। यहाँ अभी तत्काल लेटेस्ट जो आपको है, ये रेलवे स्टेशन देवगढ़ आप देख रहे होंगे, देवगढ़ मुझे रेल लाइन पर मेरा बनाया हुआ है। देवघर मधुपुर सर्किट हाउस मेरा बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर कम से कम 50 सड़क का निर्माण किया है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से, मुख्यमंत्री सड़क योजना से सफलतापूर्वक। और खुशी ये तब होती है कि आज तक मुझ पर कोई या मेरे कंपनी पर किसी भी तरह का कोई भी सरकारी डिफॉल्टेशन का 33 साल का सफर है, एक सफल ठेकेदार का, एक सफल बिजनेसमैन का कॉन्ट्रैक्टर का, कि आज तक सरकार का न मैं कहीं रजिस्टर्ड हुआ हूँ, न मैं डिगार्ड हुआ हूँ। आप पटना के रहने वाले हैं, पटना में पढ़ाई लिखाई की, और जब आपने इस क्षेत्र में कदम रखा तो एकदम युवा होंगे आप, और घर से काफी दूर आकर काम करना और पहला काम करना, तो कोई घबराहट आपको नहीं हुई किसी तरह की? एकदम जब कॉलेज पटना से निकलकर हम कहलगांव आए तो हमारी एक सिस्टर भागलपुर में, अच्छा, हमारे वो मेहमान भी छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा, उन्होंने मुझे गाइड किया। एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके पास पैसा तो होता है, लेकिन वो सम्मान नहीं होता, वो सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस बात का इल्म, मतलब इसकी जानकारी आपको रही होगी जब आपने शुरू किया, तो इसके लिए सम्मान बने, इसके लिए आप किस तरह के कदम उठाते थे? नहीं, हम तो जब अपने काम में लीन हुए तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखे कभी कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है, नहीं है। और सामाजिक बात, पॉलिटिक्स का बात, जात पात का बात, ये मुझे 92-93 तक तो कुछ मैंने पता ही नहीं चला कि ये जात पात क्या होता है, समाज क्या होता है, राजनीति क्या होता है। इससे मैं बहुत दूर था। पॉलिटिशियन लोगों से मेरी संबंध थी। रामकृपाल यादव जी मेरे सामने पटना के एमपी हैं, हमारे सामने नगर निगम के पार्षद में साधु यादव जी से हमारा 87-88 से संबंध है। आज हम तो अपने जीवन में भगवान को उल्टा दर्जा देते हैं। तो जहाँ तक बात है डर का, परेशानी का, तो ये जो भी है कि डर तो आपको घर से आप निकलेंगे तो घर शुद्ध लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए गम। नहीं, मैं डर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मैंने कहा, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं ये आप बताएंगे, कि जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, समाज में बहुत सम्मान नहीं है, इस बात से आप सहमत हैं? कि पहली बात तो ये है। और अब जब एक क्षेत्र जो है जहाँ बहुत सम्मान, पैसा है, सम्मान नहीं है, तो आप जो सम्मान बरकरार रखने या बनाने के लिए आपने क्या सतर्कता? हाँ, तो वही बता रहे कि 93-94 तो पता ही नहीं चला। 94 के बाद जब साधु लालू जी लगातार बिहार के सत्ता में आए, उन लोगों के संपर्क में जब आए तो उन लोगों के साथ कहीं कहीं मुझे मूवमेंट का भी मौका लगा, कुछ राजनीति क्षेत्र में भी मौका लगा। तो वहाँ का दृश्य देख के उन लोगों का जो मान सम्मान होता था, एज MLA, एज MP, एज लीडर, तो ये सब देखने के बाद 95-96 के बाद मन में कुछ आया कि जब आदमी सक्षम होता है अपने पैरों पर जब खड़ा और अपना मूलभूत जब आवश्यकता पूरा होता है, तो उसको लगता है कि नहीं, कुछ अगर अवसर प्राप्त हो अच्छे काम करने का तो करना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के साथ मेरा संबंध था, सामाजिक इतना संबंध था आपका, तो आप सीधे सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं गए? नहीं, जीवन में और भी काम है ना। मेरी शादी लगभग 98 में, ठीक है, तो जीवन में और भी बहुत तरह का काम है। घर का जो मेरा स्थिति परिस्थिति है उसको भी देखना है, प्लस सारे चीज़ को मेरा था कि मेरा व्यवसाय भी मैं बहुत धीरे धीरे ग्रोथ में है। इतना लोगों से संपर्क रहते भी मैं कभी बोकसबाजी या जो इस पेशा में चलता है उसमें मैं कभी भी सोचा भी नहीं, प्रयास भी नहीं किया। काफ़ी ईमानदारी से मैंने काम किया है, मेरा अच्छा लगता है, कहीं मैंने कोई दाग नहीं लगे। और इसीलिए हम लोग जो है खास करके ये पॉलिटिशियन लोग के संपर्क में आने के बाद
और मेरा जॉब ऐसा था कि उन लोग का कहीं न कहीं कुछ हमको आवश्यकता पड़ता ही पड़ता था, क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर का जो काम होता है और जैसा ही एक नया काम उसको मिलता है तो एक नया दुकान खुलता है, एक नया शटर वहाँ लगता है। वहाँ जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि ये यहाँ एक डैम बनना है, तो यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए ये हैं, ये एमपी हैं, ये जिला परिषद हैं, ये मुखिया हैं, ये यहाँ के बहुत बड़ा बॉस हैं, ये नक्सली के हेड हैं, और उन सभी को हमको लीड करना पड़ता है, तब मेरा काम शुरू होता है। अगर उस बीच में कोई भी तरह का ट्विनिंग गड़बड़ हुआ किन्हीं के साथ, तो वो वहाँ पर 10 तरह का अवरोधता पैदा होता है। तो इसके लिए जब उन लोग के संपर्क में आए तो उन लोग कहेंगे कि थोड़ा आप ये सोशल काम मेरा कर दीजिए, एक है जो गरीब आदमी उसकी बेटी की शादी है दयानंद जी, आप इसमें कुछ डोनेट कर दीजिए। तो वो सब काम मैं शुरू से ही मैंने सामाजिक कार्य एकदम बिल्कुल, इसके साथ साथ इसके बाद सामाजिक कार्य आपने शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक कार्य पहले आपने मजबूरी में शुरू किया, फिर आपको उसमें आनंद आया, लेकिन जो जातीय राजनीति में जब आए, जातीय सामाजिक कार्य में जब आए, तो ये कैसे आए? ऐसा था कि हमारी 2013 या 12 में लगता है हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय हमारा जोगेंद्र साहब जो बड़का गांव से मिले थे, उनको कृषि मंत्री बनाया गया था। तो जब वो कृषि मंत्री बन के बैठे तो उनका वो सब जो रांची के अगल बगल जिला है मेरा 5-7 जिला है, उसमें हमारे जाति तेली जाति का काफ़ी संख्या है, एक विधानसभा में लाखों लाख वोटर्स हैं। तो जब कृषि मंत्री से हमारी भेंट हुई जोगेंद्र शाह जी से, संयोग से हम लोग काफ़ी नज़दीक हो गए, क्योंकि उसको 2005 में कांग्रेस हमने ही ज्वाइन करा। इसका संयोग ये था कि हमारा आंख बढ़ा दोस्त झारखंड का मिस्टर राजेश मंडल, जो आज जेएमएम पार्टी में बड़े नेता हैं, गोड्डा के, 2004-05 में युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो गए। तो जब ये बोले कि भैया हम लोग पिछड़ा है बहुत बड़ा, सोनिया गांधी हम पर विश्वास किए, राहुल गांधी विश्वास किए, कुछ हम लोग करो, तो उसका शपथ ग्रहण समारोह था रांची में, मैं उसके साथ रांची गया था। वहाँ मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि मेरा बीच था, मेरा दोस्त साथी है। उसी दौरान एक बड़ा रैली का आयोजन का उसे आदेश मिला था, झारखंड सरकार उखाड़ रही, उसका लीडिंग चूँकि युवा अध्यक्ष थे, 50,000 लोग जुटा था। उसमें जोगेंद्र साहब हजारीबाग से 100 गाड़ी का काफिला लेकर आए थे। उस समय हमसे उनके कोई परिचय नहीं था, उनको पार्टी ज्वाइन करना था। उनके हजारीबाग जिला के नेता लोग आकर राजेश मंडल के यहाँ पैरवी कर रहे थे। राजेश मंडल जी पूछे कौन सा है, तो बोले कि हम तेली सा हैं। बोले जाओ दयानंद से बात करो। तो हमने राजेश मंडल को आग्रह किया कि लगा कि आदमी जन समर्थन वाला है, मजबूत आदमी है, तो हमने कहा चले यार इन लोगों को मौका है, हम लोग के बीच का लोग राजनीति में आता नहीं, राजनीति करना नहीं चाहता है, इतना मजबूत लोग रहता है, हर तरह से सक्षम लोग रहता है, तो उनको कांग्रेस ज्वाइन करा के हजारीबाग जिला अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में देखते मौका मिला, आज राजेश मंडल जी जेएमएम में जिला अध्यक्ष हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वो मंत्री हैं, उनकी पत्नी विधायक बनी है, उसके बाद उनकी बेटी आज अम्बा प्रसाद हमारी बड़का गाँव से कंटिन्यू विधायक है, अनमैरिड बेटी, पढ़ी लिखी, काफ़ी गर्व होता है। जातीय संगठन की बात हुई, आमतौर पर तो जो व्यवसायी है आपकी जाति के लोग बहुत आर्थिक रूप से अक्षम नहीं होंगे, फिर भी जो सक्षम हैं, जो थोड़े पिछड़े हैं, उनके विकास के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, क्या जहाँ तक झारखंड का बात है तो मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि रांची राजधानी, रांची के अगल बगल जो 5-7 जिला है, वहाँ जो मेरे स्वजाति भाई हैं, उनकी स्थिति और सब जगहों से अच्छी है, क्योंकि वो व्यवसाय के प्रति कोल माइंस एरिया है वो भी ना, तो कोल माइंस एरिया से जुड़े हुए लोग हैं, प्लस राजनीति के प्रति भी काफ़ी सजग है, सामाजिक रूप से भी एक दूसरे में काफ़ी मेल मिलाप है, काफ़ी अच्छा है। तो रांची के अगल बगल जो 5-7 जिला है, वहाँ हमारे स्वजाति भाई काफ़ी लीडिंग स्थिति में है, काफ़ी परवानगी।
लेकिन इधर जो संथाल परगना का स्थिति है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, झारखंड में, पूरे झारखंड में आंकड़े के हिसाब से बोले तो कितनी संख्या होगी? पूरे झारखंड का तो आंकलन हम को जो जानकारी है कि 9-10% हम लोग हैं, तेली जाति है 9-10%, और बैस बनिया में 24% हम लोग हैं। और हम लोग का हकमारी राजनीति में हो जाता है, दूसरे बैस बनिया वाले लोग हकमारी करते हैं। तो दयानंद जी, जो 12% 15% वाले जो है वो जो है राजनीति को इधर से उधर कर लेते हैं। आप लोग जब 24% बोल रहे हैं तो इस बैस में 24% वैश्य की बात है जी। तो ये जो शक्ति है, तो आप लोग इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, या कहाँ? नहीं, वही हालांकि आप मुख्यमंत्री भी हुए हैं, आप कहते हैं, वो ये नहीं कहते मंत्री हो गए। वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हमारा धनबाद जिला सजग है, गुल्लू मंत्री हमारे विधायक है, हमारा उत्तरी छोटा नागपुर सजग है, हमारे स्वजाति भाई लोग तो अम्बा प्रसाद ऐसा लगातार पहले पिता विधायक, फिर माता विधायक, फिर बेटी विधायक, और चूंकि बेटी बड़ी थी जोगिंदर की, 4 संतान में 3 संतान जो थी, अगर उनका बेटा विधायक होगा, MP होगा। तो जो एरिया डेवलप है वहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं, जो अनडेवलप एरिया, वही मैं कहना चाहता था कि खास करके संथाल परगना, उसमें भी देवगढ़ जिला, पता नहीं यहाँ हमारे स्वजाति भाई को अक्सर लोग, ज़्यादा लोग किसानी है, किसान है, खेती गृहस्थी से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूरी करते हैं। आप यहाँ देवगढ़ के चौक पर जाइए, बाजार चौक पर, आजाद चौक पर, सुबह सुबह हमारे जाति के बहुत लोग आपको डेयरी मजदूरी मिलेंगे, डेली मजदूरी करने वाले। जब मैं गांव देहात जाता हूँ, उन लोगों के साथ बैठता हूँ, उन लोगों का वेदना हो सकता हूँ। तो ये पिछला 3-4-5 साल से मेरा जो आप ज़्यादा सक्रियता देख रहे होंगे, तो 2014 में मैंने करीब 485 गाँव का दौरा किया था, उसमें मधुपुर विधानसभा, उसमें करीब 80 गाँव में स्वजाति के थे। बहुत सा गाँव में मैंने देखा कि ये गमछी पहन के लोग दिवस काट रहे हैं। क्या करेंगे घर, खेती करेंगे, तो तुम गमछी खाली पहन के आ रहे हो, की करिए कुछ, ये खटिया कुकर निकाल देते घर पे बैठने के। ये सब देखने के बाद थोड़ा सा लगाती नहीं कुछ जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी जब अगर समाज खोज कर निकाला है, मैं गया नहीं था, खोज कर निकाला गया है, जबरदस्ती छुपा गया है, लेकिन जब मैं अपने बीच स्थिति देखा तो मुझे लगा तो ये उचित समय में उचित काम के लिए मुझे लगाया गया। अच्छा है कि आपको किसानों की जिम्मेवारी मिली। एक बात बताइए कि जैसे हमने भी पढ़ा, आप भी पढ़ते रहे कि भारत जो है किसानों का देश है, और 80% आबादी जो है भारत की वो कृषि कर्म में है, कृषि प्रधान देश है। जब ये जिम्मेवारी मिली तो आपको क्या लगा कि ये जो बात है, और जो किसान हमारे अन्न देवता है, हमें अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हमारे, और तो जो सच है किसानों की स्थिति और जो कहा जाता है, उसमें क्या आपने देखा, क्या समझ में बात आई है? 2014-15 में जब मैं दौरा किया और जब गाँव में देखा स्थिति, तो मुझे लगा कि ये किसान जिसके घर में बढ़िया से बाल बच्चों का शादी ब्याह में वो 5,000 का चांदी का गहना जेवर नहीं दे पाता, और अगर वो महाजन के यहाँ गहना जेवर रख के, घर जमीन रख के कुछ पैसा लेके खेती बाड़ी करता है, कभी दहाड़ आ गया, कभी सुखाड़ आ गया, तो वो महाजन के यहाँ से उसका आगे नहीं पाता था, वो छूट के घर में भी नहीं आ पाता था। 5,000 का चांदी का हड़िया बर्तन भी छूट के नहीं, इसके लिए लगता था कि ये जब बहुत दयनीय स्थिति है तो अच्छा है नहीं। तो ये सब वेदना था मन में। जब CM के साथ बैठ के बात होता था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठ के बात होता था,
और भी जो कृषि के किसान के हमारे नेता थे उन लोगों के साथ बैठ के होता था। खास करके रघुवर दास जी को मैं कहता था कि किसान के लिए कुछ ठोस काम होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो इसी का नतीजा था कि कृषि आशीर्वाद योजना का जन्म हुआ रघुवर दास। सबसे उनके कार्यकाल का, मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल का किसानों के लिए अगर कुछ स्वर्णिम काम हुआ है तो वो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसे कि इस सरकार ने बंद कर दिया, जिससे मैं काफी इतने गहरे तौर पे किसानों से जुड़े हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आपको लगता है जो उत्पादन, जो किसान जो खेती करता है, जो फसल जाता है, उसका सही मूल्य मिलता है बाजार में? बस यही 2-3 चीज है जिस पर काम होना बाकी है। ये तो बात सत्य है कि जिस समय उपज होता है वेट टाइम होता है, मीन टाइम होता है, उस समय किसान का उपज का कोई कीमत नहीं रहा जाता है। यही चीज़ है कि उसका कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस समय आवश्यकता हो अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करे, फिर जहाँ आवश्यकता हो जब मूल्य बढ़े उस समय उसको बेचे। या तो सरकार का ये निश्चित रूप से किसानों के प्रति एक व्यवस्था होना चाहिए कि उसका जिस समय उपज होता है उसका उचित तय मूल्य सरकार द्वारा तय हो जाए, वो मिले, जो कि संभव नहीं। थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह से धान में होता है, वो भी उसमें भी बहुत तरह का कदाचार है। इसको किसान जिस दिन मेरा समृद्ध हो जाए, किसान का जो भी उसका क्रिएशन तरीका है, उपजाने से लेकर जिस दिन उसके मूल्य का सही दाम मिलने लगेगा, उस दिन हमारा देश निश्चित रूप से संपन्न है। इसमें कोई शक नहीं। अभी इतना अच्छा मौसम रहा इस साल का, लॉकडाउन के चलते, प्रदूषण मुक्त होने के चलते प्राकृतिक अपने रंग में खुद ही लौट आया। अभी देखिए इतना अच्छा धान का फसल होगा कि कोरोना से जो क्षति हुआ है देश के अर्थव्यवस्था को, हमको लगता है बहुत ज़्यादा ये एग्रीकल्चर सेक्टर उसको पूरा करेगा, ऐसा हमको दिखता है। और निश्चित रूप से किसान के लिए यही एक चीज़ रह गया है कि उसके उपज का सही मूल्य मिले। इसके लिए कोई बड़ा डिसीजन लेके बड़ा कुछ काम करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हुआ है। अच्छा, आप देवघर है अभी धीरे धीरे जो है कोरोना का कहर कम नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बाजार खुले, दुकानें खुली, अब होटल और रेस्टोरेंट भी खुल गए, मंदिर खुल गया। क्या लगता है इससे, ये आवश्यक है खुलना, या खुले बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा? अब खुल जाए, जब सब कुछ खुल गया है तो उसके क्या आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा उस पर? नहीं, देखिए अभी तो डेली देख रहे हैं बढ़ ही रहा जी। कहाँ 50,000, अभी 80,000, 75,000, 85,000 बच्चों लोग देख नहीं पाते, टीवी तो बताते हैं पापा आज 80,000 था, 82,000 था। इसको देखते हुए डर तो लगता है, लेकिन हमको लगता है कोरोना का जो और सब देशों में जो असर है, मृत्यु दर और ठीक होने का दर, उसमें लगता है भारत उतना प्रभावित नहीं है जितना और सब देश प्रभावित है। जैसे हमारे यहाँ ठीक होने का दर सुनते हैं अच्छा है, प्लस मरने का भी जो लोग मृत्यु उसका भी दर कम है। तो ये सब देखिए कितना दिन आखिर आप अपने एक्टिविटी को बंद कर दीजिएगा, व्यवसायिक एक्टिविटी, औद्योगिक एक्टिविटी को बंद करना। तो भी सरकार देखिए अनलॉक की है कि भाई इतना मात्रा में हम लोग को भी व्यवसाय, रोड में मेंटेनेंस करना है। विभाग का चिट्ठी आया है कि 33% ही लेबर काम करेगा, साइट पर सैनिटाइजर रखना है, साइट पर स्क्रीनिंग करने का रखना है, कि थर्मो स्क्रीनिंग करना है, उनको मास्क अवेलेबल कराना है, ये सब करके काम करना है। अगर ये नहीं चलेगा तो अर्थव्यवस्था बैठ जाएगा, तो लोग फिर सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा। तो अभी कोरोना तुरंत जाने वाला भी नहीं है जो सुनने में आ रहा है। तो सरकार इसके लिए अब जो है लग रहा है कि वैक्सीन ही अब जल्द हमारे देश का आ जाए, या जैसा कि अभी रसा में सुन रहे हैं कि एक का फाइनल ट्रायल हो गया, दूसरा अभी ट्रायल भी चल रहा है। तो वैक्सीन आ जाए, जो सक्षम लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करा दिया जाए,
उसके बाद जो असक्षम लोग हैं उसको सरकार व्यवस्था करे। स्कूल कॉलेज सब भरे पड़े हैं, आपके भी बच्चे घर में बैठ के अभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑनलाइन का हमारे यहाँ कल्चर नहीं था, ऊंचे संस्थानों में था, IIT में था, मेडिकल में था, लेकिन नीचे संस्थानों में नहीं था। बहुत सा बच्चे हैं जिनके पेरेंट नेट और ये मोबाइल जो ज़रूरत है वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तो उनका तो बाधा हो रहा है। तो इसके लिए मेरा सोचना है कि जितना जल्दी कोरोना से मुक्त होने का वो जो वैक्सीनेशन बिना स्कूल कॉलेज खोल के या व्यवसाय को पूरा रूप से खोल के चलाना कर रहे हैं। चलिए, तो अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंत्री और अखिल भारतीय तेलुगु महासभा के झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष और बहुत सारे कार्य सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो फिर कभी इनसे और भी मुलाकात करेंगे। तो और अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदा दें। धन्यवाद।